नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। मेरे दोस्त, चुनाव हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कुचक्रीय कूटनीति और राजनीति का दुष्परिणाम अब भारत के सामने आने लगा है। मेरे दोस्त, आपको पता ही चल चुका होगा कि गैस सिलेंडर का दाम, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम एक साथ 1000 के आसपास बढ़ा दिया गया। गैस सिलेंडर के दाम, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब 3000 से ज्यादा हो चुका है। मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी जनसंख्या पूरे देश की छोटे छोटे होटलों, ढाबों, क्लाउड किचन्स और इस तरह के रेस्तरां या बड़े होटल्स इस पर डिपेंड करती है। और खास करके वर्किंग फैमिली, जो पति पत्नी दोनों बाहर काम करते हैं, या ऐसे लोग जिनके घरों में सभी काम करते हैं, सभी बाहर जाते हैं, उनके लिए वो होटलों से खाना खाते हैं, मंगाते हैं। उनके जीवन में बड़ी मुश्किल आ चुकी है। लगभग सारे होटल अपने प्रोडक्ट्स के, अपनी थाली के, रोटी के दाम बढ़ा चुके हैं। लेकिन इस परिवर्तन के बाद, जब सिलेंडर ऑफिशियली 3000 के ऊपर हो गया, जबकि इसके पहले 2000 के आसपास जब था, तब भी आम होटलों को या किसी तरह से बाजार से वो जुगाड़ कर रहे थे तो उन्हें ब्लैक में मिल रहा था 5000-6000 के ऊपर, और मिल ही नहीं रहा था मोस्टली तो। लेकिन अब तो जब सरकार ही 3000 ले रही है, तो बाहर अनऑफिशियली कितने में मिलेगा, मतलब ब्लैक में कितने में मिलेगा, वो तो कहना ही मुश्किल है। लेकिन ऑफिशियली जो मिलेगा, पहले तो मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तो कम से कम कोई भी छोटा मोटा होटल, रेस्तरां या जो भी है चलाना बहुत मुश्किल होगा। और होटल या जो बिजनेस और व्यापार करते हैं, जो गैस पे डिपेंड करते हैं, वो किसी न किसी तरह से चलाएंगे, लेकिन दाम महंगा कर देंगे। और इस महंगाई का सीधा असर मध्य वर्गीय फैमिली पे जाएगा, जो पूरा परिवार काम करता है, बाहर निकलता है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के लूट की छूट की शुरुआत हो चुकी है। पेट्रोल डीजल रिजल्ट शायद आने के बाद या आसपास, या अभी 1-2 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी डबल हो जाएं। आपने देखा कि एक झटके में 1000 बढ़ाया गया, तो अब उसी अंदाजे से अगर आप अंदाजा लगा लीजिए, तो कम से कम पेट्रोल और डीजल के दाम 150 रुपए के ऊपर तो हो जाएंगे। 200 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आम आदमी के लिए तो, आम आदमी का जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब मध्यवर्गीय लोगों का भी जीना मुश्किल हो गया है, हो जाएगा कम से कम इसके बाद। और इससे सिर्फ यही नहीं है, चलिए बना करके खाना और होटल और इन सब चीजों को छोड़ भी दें, तो उत्पादन में एक बहुत बड़ा रोल एनर्जी का होता है, पेट्रोल का होता है, गैस का होता है। घर से लेकर के बाहर तक, फैक्ट्रियों तक, सारे उत्पादों तक। फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दाम, और दाम बढ़ रहे हैं। यहां तक कि नमक, दाल, तेल, सरसों, धनिया, मसाले और अनाज, गेहूं, चावल, आलू, सब्जी के सारे दाम, सब कुछ बढ़ रहा है। कारण एक ही गिनाया जा रहा है कि डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत के कारण ये बढ़ रहा है। आगे कितनी बड़ी मुश्किल आएगी और कितनी बड़ी परेशानी आम आदमी झेलेगा, इसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है। वैसे नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये कोरोना से बड़ी महामारी है, यानी कोरोना में अगर 50 लाख मरे तो इसमें कितने मरेंगे, ये इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, झेल पाना। और इसे बहुत साधारण सी बात मत समझिए मेरे दोस्त। जब पेट्रोल, डीजल, तेल और जिनसे उत्पाद होते हैं, उत्पाद बनते हैं, जब इनकी किल्लत होगी, लोगों को सामान नहीं मिलेगा, उत्पादन धीरे धीरे घट रहा है। अभी भी बाजार से ज़्यादातर चीज़ें गायब हो रही हैं। जैसे जो फ्रोजन आइटम्स आते थे, होटलों की अगर बात करें तो जो फ्रोजन आइटम्स आते थे वो लगभग धीरे धीरे मिलना कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं। दूसरे प्रोडक्ट जैसे साबुन, तेल और दूसरे प्रोडक्ट जो होते थे, बाई प्रोडक्ट्स या जो रोजमर्रा की चीज़ों के लिए, सब में दाम बढ़ गया है, या तो कुछ एक सामान बाजार से गायब हो चुका है। आगे चल करके और कौन सी परिस्थिति बनेगी, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या परिस्थितियां बदलने वाली हैं, बदल जाएंगी,
और भारत को इस मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? भारत ने ऐसी क्या गलती की है? भारत का इसमें क्या, अगर मान लीजिए युद्ध चल भी रहा है, पहले मैं कई बार बता चुका हूं, बात युद्ध की कर लेते हैं मेरे दोस्त। जो युद्ध चल रहा है खाड़ी के देशों में, वो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल के वजूद में रहते तो नहीं खत्म होगा। अब अमेरिका के लिए भी यह बात कही जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है और ये श्योर है, आप मान के और लिख कर रख लीजिए, अमेरिका युद्ध में नहीं कूदेगा। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ये खबरें आ रही हैं, ट्रंप उछल रहे हैं, तुरंत अटैक करने की बात कर रहे हैं, मिटाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप का ये उलूल जुलूल बातें करना, बकवास करना, एक सोची समझी रणनीति है ट्रंप का, क्योंकि वो जवाब देने के काबिल नहीं रहे हैं अपनी संसद में और अपने देश में। इसलिए वो इस तरह की बातें करके बात और गंभीरता को हल्का करना चाहते हैं। बड़े वैसे भी आप वाले बैल बुद्धि यानी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है, लेकिन ट्रंप तो सचमुच का सीधा व्यापारी है। उसे नफे नुकसान का पता है और वो सब कुछ उसी पर तौल करके बोलता है। मेरे दोस्त, तो कहने का अर्थ यह है कि युद्ध होगा नहीं, ट्रंप युद्ध में नहीं उतरेंगे, अमेरिका युद्ध में नहीं उतरेगा, यह ड्रामा जो चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन युद्ध बंद भी नहीं होगा, क्योंकि इजराइल अभी वजूद में है। इजराइल के रहते तो युद्ध की बंद होने की कल्पना ही छोड़ दीजिए, लेकिन इससे दुनिया पर चाहे जो भी असर पड़े, भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत इस समय गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन मोदी नहीं है। मोदी इस समय गुटनिरपेक्ष नहीं है, वो तो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत आज भी अपनी उसी नीति की सोच को बनाए रखना चाहता है और अपनी समझ को बनाए रखना चाहता है, अपनी छवि को बनाए रखना चाहता है गुटनिरपेक्ष का। लेकिन सच तो यह है कि मोदी गुटनिरपेक्ष जब नहीं है, तो ये जो परिस्थितियां सामने आई, जैसे भारत में तेल की किल्लत, गैस की किल्लत, क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए, उसका परिणाम यह हुआ कि ईरान भी नाराज हुआ, रूस भी नाराज हुआ, चीन तो वैसे उसका नाराज होना और खुश होना दोनों का कोई अर्थ ही नहीं रखता, जिसका परिणाम है कि भारत इतनी बड़ी किल्लत अब तक जो झेल रहा है और इसके आगे जो झेलेगा, क्योंकि युद्ध बंद नहीं होगा। युद्ध बंद नहीं होगा, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण कि अब अमेरिका, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप कभी भी युद्ध में नहीं उतरेंगे, अमेरिका कभी भी युद्ध में नहीं उतरेगा। मान लीजिए, अगर कल्पना कीजिए कि अमेरिका युद्ध में उतर गया, तो अमेरिका को ईरान हिरोशिमा और नागासाकी बना के छोड़ेगा। यह आप मान के चलिए। अमेरिका ने जो किया था कालांतर में बहुत पहले, उसकी कीमत वो अब चुकाएगा अपने देश पर, वही सब कुछ देख करके, क्योंकि ईरान मरने मारने पर उतारू है। तो जो मरने मारने पर उतारू होता है, उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। अब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, यानी वो न्यूक्लियर बम बना चुका है, और दूसरे चीन और रूस भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अंदरूनी तरीके से पाकिस्तान भी ईरान का सहयोग कर रहा है और हथियार भी देगा। अब आप अंदाजा, उधर उत्तर कोरिया खड़ा ही है, आपको पता ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब ईरान आम देश नहीं है, न्यूक्लियर पावर देश बन चुका है। तो अमेरिका से उससे निपटना, उस पर फिर से युद्ध थोपने की गलती करना, यह हो नहीं सकता, होगा नहीं। चाहे जितने भी उछल कूद मचा लें, जितने भी उलूल जुलूल बातें कर लें ट्रंप, लेकिन परिणाम यही होगा कि ड्रामे चलते रहेंगे, युद्ध नहीं होगा। युद्ध अमेरिका नहीं लड़ेगा, लेकिन युद्ध चलता रहेगा। युद्ध कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि इजराइल का वजूद नक्शे पर है। चलिए, यह बात तो खत्म हो गई, लेकिन इस युद्ध से भारत का क्या नुकसान होगा? भारत तब तक इस युद्ध के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर। मेरे दोस्त, आपको पता ही चल चुका, अब देख ही रहे हैं कि सिलेंडर का दाम ऊपर चला गया, रुपए का दाम जमीन पकड़ चुका है, अब 100 के पार जाने वाला है। ट्रंप की जानबूझकर उलूल जुलूल बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ट्रंप बड़ी समझदारी से, बड़ी साजिश के तहत, और ये जो बक रहे हैं वो पागलपन नहीं है ट्रंप का, वो सोची समझी योजना के तहत दिए जा रहे बयान हैं।
क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं है, लेकिन लड़ते हुए दिखते रहना है, रोज ललकारना है, आना नहीं है, सामने नहीं लड़ना है, युद्ध में नहीं उतरना है। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि अब अगर इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर युद्ध थोपा या बम गिराने की कोशिश की, तो छोटे छोटे ड्रोन और छोटे छोटे बम, न्यूक्लियर बम लेकर उड़ेंगे और लाखों की संख्या में, और वो अमेरिका के क्षितिज पर छा जाएंगे। कैसे उनको इंटरसेप्ट करेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। लाखों ड्रोन को इंटरसेप्ट करना अमेरिका के का किसी भी देश के बस की बात नहीं है। यही होगा अगर ट्रंप गलती करते हैं फिर से युद्ध की। मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये आप देख लीजिएगा। वैसे गलती करने वाले नहीं, बहुत चालाक है ट्रंप। वैसे ही अमेरिका दुनिया का मतलब गुंडा नहीं बना है, यानी दादागिरी पर नहीं करता है। कुछ तो उसमें है बातें जिसको वो समझता है, जानता है और अपनी चालें चलता है। मेरे दोस्त, अब इधर फिर से हम लौट कर अगर आए भारत में, तो भारत की मुसीबतें कभी कम नहीं होंगी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाने का वक्त 5 मई से शुरू हो रहा है। रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से 4 मई को। जो भी परिणाम होगा, नरेंद्र मोदी चाहे जितनी चोरी कर लें इस बार, चाहे जितने करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन उस चोरी, बहुत सी चोरियों का, बहुत से षड्यंत्रों का, बहुत सी साजिशों का परिणाम यह होगा कि फिर भी नरेंद्र मोदी इस बार जीत नहीं पाएंगे। यानी इन 5 राज्यों में हारेंगे, इन 5 राज्यों में हारेंगे। शायद अगर वो बचा सके तो असम बचा ले जाएं, वरना तो सवाल ही नहीं उठता बाकी और दूसरी जगह। ये आप मान के चलिए। ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद क्या होगा, तो मुझे एक बात, नरेंद्र मोदी के ही जुमले याद आ गए। वैसे नरेंद्र मोदी के जुमलों को याद करोगे तो मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अब अगर जबरदस्ती नरेंद्र मोदी बैठे हैं, चुप सहना पड़ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बोला, जो किया, जो कहा, नरेंद्र मोदी का झूठ, नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र, नरेंद्र मोदी का एकात्मवाद, नरेंद्र मोदी का अडानीवाद, नरेंद्र मोदी का अंबानीवाद, नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, नरेंद्र मोदी का माफियावाद, या नरेंद्र मोदी की माफियागिरी सरकार, या फिर पूरे तंत्र को एक हिस्ट्री सीटर की तरह चलाना, एक माफिया की तरह चलाना। सरकार ही आज, सरकार को सरकार कहना ही बड़ा सोच में पड़ जाता है। आदमी सोचने लगता है कि भाई इसे सरकार कैसे, ईडी जरा सा इशारा हुआ, ईडी पकड़ के आप देख रहे हैं कि आपके लोगों को या दूसरे और नेताओं को किस तरह से धर पकड़ करके, डरा धमका करके ईडी, सीबीआई, ये तो जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हो रहा है। जिसको वो चोर आज चोर कहेंगे, कल उसको पकड़ करके जेल में डालेंगे, परसों वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, चौथा दिन वो जेल से बाहर आएगा, 5वें दिन वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ये प्रक्रिया जो चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, एक्सटॉर्शन का, जो माफिया चलाते हैं, जो सरगना चलाते हैं, जो रैकेट्स चलते हैं, और अब नरेंद्र मोदी को साधारण गुंडे शूटर्स की जरूरत नहीं है। ईडी, सीबीआई उनके लिए काफी है अपना काम चलाने के लिए, वो कर रहे हैं। तो जो अराजकता नरेंद्र मोदी ने राजनीति में लाए हैं, पूरे देश में बनाकर छाए हैं, बिछाए हैं, उसका परिणाम तो आना ही है ना। अब परिणाम क्या होगा मेरे दोस्त? मैंने पहले भी कह चुका हूं कि एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए, रैलियां नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक माहौल बने। वोट उन्हें कोई पब्लिक नहीं देता, चाहे 10,000 रुपया किसी के हाथ में दे दें, चाहे 10 लाख किसी को दे दें, तो भी वोट नरेंद्र मोदी को नहीं करेगा, नहीं करता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना विश्वास खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को खुद ही अपनी बात का भरोसा नहीं और विश्वास नहीं। नरेंद्र मोदी से पूछिए खुद, उन्होंने सच कब बोला, नहीं बता पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे, उनको भी ढूंढने से नहीं मिलेगा कि उन्होंने सच कब बोला था। फिर ऐसे आदमी का भरोसा कोई जनता कैसे करेगी? जनता वोट नहीं कर रही है, उन्हें सिर्फ माहौल बनाने के लिए पैसे देना और ड्रामे करना, रैली करना और चुनाव जीतना चोरी के बल पे, धांधली के बल पे, बहुत से हथकंडे अपनाकर, वोट खरीद कर, वोट तोड़कर, वोट बांट कर, वोट निकाल कर, वोट डालकर, वगैरह 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 तरीके से। मेरे दोस्तों, एग्जिट पोल भी उसी का हिस्सा है। एग्जिट पोल से भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मान लीजिए अगर मेरी चोरी कामयाब हो गई, मैं जीत गया, नरेंद्र मोदी सोचते हैं मैं जीत गया, तो कम से कम ये कहने के लिए रहेगा, देखिए वो एग्जिट पोल आया था, मैं जीत रहा था, तो मैं जीत गया। लोग संतोष भी कर लेते हैं, सोच लेते हैं ऐसे ही होगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश सब चोरी से ही जीता गया, जो पिछले विगत दिनों में चुनाव हुए, और सब चुप ही रह गए, क्या किए। उसी तरह से आगे भी नरेंद्र मोदी इस कोशिश में लगे हैं,
चालें चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोकस वेस्ट बंगाल पर रखा है। वेस्ट बंगाल के अलावा कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी। केरला छू नहीं सकते, तमिलनाडु छू नहीं सकते, आ नहीं सकते, दिख नहीं सकते। बाकी रह गया आसाम, हो सकता है खुद जीत जाए क्योंकि वहां सरकार उनकी है। किस तरह से वहां की पुलिस और सिस्टम को नचाते हैं, जब सब उनके ही हाथ में है तो क्या कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी और जगह खास करके तमिलनाडु केरला में तो नहीं कर पाएंगे। बंगाल में दीदी है, दीदी के सामने भी पंगु नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। और फिर मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पूरे इतिहास के पन्ने को अगर पलट कर देखा जाए मेरे दोस्त, तो नरेंद्र मोदी के जीवन की कुंडली या नरेंद्र मोदी का जीवन में जो बदलाव होते हैं वो औरत के कारण ही होते हैं। कभी मां से, कभी बीबी से, और अब दीदी से। मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो गुणागणित है, या जो मैं अभी अनुमान लगा पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द जाने वाले हैं। अडानी और मोदी दोनों ही जाने वाले हैं, दोनों ही जाएंगे। ना अडानी रहेंगे ना मोदी, दोनों ही जाएंगे। ट्रंपम शरणम गच्छामि, मतलब ट्रंप की शरण में दोनों ही जाएंगे, अमेरिका में ही बसेंगे मुझे लगता है, क्योंकि वहीं से आए आरएसएस ने वहीं उनको भेजकर ट्रेनिंग करवाया, अमेरिका ने ही उनको भारत पर थोपा अपनी भारत को गुलाम बनाने के लिए। एक हद तक वो अपने चालों में कामयाब हो चुका है, इससे ज्यादा कामयाबी अब उसे मिलेगी नहीं। इसलिए जिस तरह से आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, उसी तरह से अब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही तो बुलाकर वहां बिठा लेगा, रख लेगा, रहेंगे वहां, सेटल हो जाएंगे। ये कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि कभी बीबी के घर से डर से घर छोड़ा, अब दीदी के डर से पूरा देश छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा गुणागणित कहता है, मेरा एनालिसिस कहता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो हर रोज जब सुबह सोकर उठता हूं तो बस एक खबर का इंतजार करता हूं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा कब देंगे। इस बात की गंभीरता को शायद लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि आज चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत में भारत है, उन सब का जिम्मेदार अकेले नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी नहीं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी क्या इप्स्टीन फाइल है। कैसे? नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप नेतन्याहू से डरता है, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं क्योंकि वहां के एम्प्लॉइज हैं। उनकी भी फाइल इप्स्टीन में है, इप्स्टीन फाइल के अंदर उनके भी जलवे हैं, ट्रंप के भी जलवे हैं। और एक ब्लैकमेलर देश जिसे नेतन्याहू चला रहे हैं, नेतन्याहू पेगासस के जरिए लोगों को पेगासस देकर के अपने देशों में तो जासूसी करवाई, लेकिन उसका जो डेटा कलेक्ट किया उसके जरिए अब वो देशों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनमें आपके मोदी भी हैं, ट्रंप भी हैं, और ये सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनके नंगे नंगे कारनामे हैं मेरे दोस्त, मतलब नंगे पुंगे कारनामे हैं। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये डर और ये डर का चक्र जो है ये कभी खत्म नहीं होगा। इजराइल मानेगा नहीं, इजराइल ब्लैकमेल करता रहेगा, अमेरिका पर दबाव डालेगा, अमेरिका ट्रंप पर दबाव डालेंगे, मतलब नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव डालेगा, ट्रंप नरेंद्र मोदी पर दबाव डालेंगे, नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर जा नहीं सकते। भारत चाहकर भी निरपेक्ष छवि को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अभी ब्रिक्स देशों की बैठक होने वाली है, रूस, चीन, ईरान, दूसरे सब देश एक साथ हैं, भारत अकेला है। और भारत अकेला इसलिए है क्योंकि वो ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़ा है, यानी गुट में शामिल हो गया है, सिर्फ मोदी, भारत नहीं। और मोदी के कारण ही इतनी बड़ी मुसीबत में आज भारत है, और इसके बाद आने वाले दिनों में जिन मुसीबत का सामना करना पड़ेगा भारत को, कि पूरा देश, भारत का हर आदमी, आम आदमी सड़क पर उतरेगा और नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेगा। यह बात नरेंद्र मोदी को भी पता चल चुकी है। तो चलिए, शायद फैसला, कहते हैं उम्मीद में दुनिया टिकी है। मैंने कहा ना कि मैं तो रोज सवेरे उठता हूं और मैं एक ही खबर सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मैं जानता हूं इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं भारत को बचाने का। जितना डुबा सकते हैं नरेंद्र मोदी डुबाएं, या फिर अब जब तक हैं तब तक जो चाहे वो बेच खाएं। आपको पता ही होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही पूरा अडानी को बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो पूरा देश ही तबाह कर दिया, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहने की बात नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 5 किलो अनाज पर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के हालात क्या है
कहने की जरूरत नहीं। लोग अपने बचत जो जिनके पास जो था वो खा रहे हैं। यहां तक कि औरतें और परिवार जो रकम वगैरह इकट्ठा करके रखी थी, ज्वेल वगैरह, अब वो भी आप किसी भी बैंक में इस समय चले जाइए, एक काउंटर आपको एकदम चमकता हुआ नजर आएगा। किसी बैंक में चले जाइए, आप जा करके देखिए, मैं आपको, मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। किसी भी बैंक में आप जाइए, उसमें एक काउंटर जिस पर सोना गिरवी रखने का काउंटर है, वो हमेशा चालू रहता है और हमेशा वहां 2-4 कस्टमर बैठे रहते हैं, बाकी और नहीं। यानी जो लोग कभी एफडी करवाया करते थे, कभी बचत किया करते थे, अब वो अपनी रकम गिरवी रख करके या बेच करके खा रहे हैं, जी रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के राज में जीना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। बाकी कुछ करने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता, अडानी और अंबानी के सिवा। चलिए, अब 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं वो, या पूरा देश जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, या वो किसान जो नरेंद्र मोदी के जुमलों का अब तक इंतजार कर रहे हैं, ये सब कुछ मिला करके नरेंद्र मोदी के लिए तो भारत रहने लायक नहीं बचा है। और वो परिस्थितियां जो बदलेंगी 5 मई से, उस परिस्थितियों को झेल पाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा। और जो परिस्थितियां बदलेंगी, आम आदमी का जीना जब मुश्किल होगा तो जीना जब मुश्किल होगा तो सड़क पर उतरेगा, नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेगा। वैसे भी ये इनके भाई बंद इसी में पारंगत हासिल है कि ये देखते हैं जब दबाव बढ़ा तो भारत छोड़ के निकल लेंगे, अपने नीरव भाई की तरह, अपने मेहुल चौकसी की तरह, अपने ललित भाई की तरह निकल लेंगे। नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, इंतजार कीजिए, शायद कोई अच्छी खबर 5 तारीख को आ जाए। मैं भी अच्छी खबर का ही इंतजार करता रहता हूं और आप लोगों से भी शेयर इसलिए करता हूं, आप लोग भी उम्मीद मत छोड़िए, कभी तो सवेरा होगा, कभी तो सवेरा होगा, कभी तो इससे मुक्ति मिलेगी, कभी तो